आरिफ से बात करते हैं। हाँ भाई आरिफ भाई। हेलो। जी भाई। हाँ भाई, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने बहुत बार 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 कह रहे हैं कि यार ये टुन्नी, ये अमेरिका के एंटी अमेरिका हैं या वगैरह वगैरह। तो ये एंटी अमेरिका हम लोग इसलिए हैं क्योंकि आप देखो, जितने भी डेमोक्रेसी हैं, यूके हो अमेरिका हो, इन्होंने एशिया में हमेशा तबाही पहुंचाई है। आप यूके को देख लो, इनको देख लो। और आप इनको तो कहते हो डिक्टेटरशिप, क्या नाम है इसका, पुतिन को और जिनपिंग को। मगर इनको आप देखो कितना वॉर इन्होंने लड़ा है, रसिया ने, चाइना ने, और कितना यूके, यूएस, ये सब लोगों ने लड़ा है। आप ये चीज भी तो देखो। तो देखना पड़ता है ना कि वॉर किस बात पे हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और इसमें अमेरिका का इतना कसूर नहीं। अगर आप यूके का कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं तो आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जब रूजवेल्ट वॉर में आ रहा था, उसने दोनों फ्रांस को, चार्ल्स चार्ल्स डिगाल को और चर्चिल को, उसने ये धमकी दी थी कि मैं तभी शामिल होऊंगा अगर तुम वॉर के बाद कॉलोनियलिज्म को खत्म करोगे। ये सारे हिस्टोरियंस को इस बात का पता है, क्योंकि अमेरिका कॉलोनियल पावर कभी भी नहीं था और ना, और वो उसके खिलाफ था आइडियोलॉजिकली। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे डिड नॉट बिलीव इन कब्जा करके उनके रिसोर्सेज को सक करना जैसे कि यूरोप करता था। अब वो पुरानी 18वीं और 19वीं सदी का वो काम बैगिश था जो चलता आ रहा था। दुनिया चेंज हुई। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ, एक सोवियत यूनियन सुपर पावर बन के उभरी और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि फ्री वर्ल्ड की सुपर पावर बन के उठी। आप जो एशिया की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। अभी हमने पहले भी बात की, एशिया में क्या किया? क्या वियतनाम के लोग कम्युनिस्टों से नहीं लड़ रहे थे? वो लड़ रहे थे। आपको ये बताया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है वियतनाम पे अमेरिका बड़ा जुल्म कर। वियतनाम में जो वियतनाम में एक बहुत बड़ी जो रिबेलियन थी, वो कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ रही थी। साउथ का वियतनाम जो था, बिल्कुल नॉर्थ साउथ कोरिया वाला चक्कर था। साउथ के वियतनाम जो था वो प्रो डेमोक्रेसी, प्रो कैपिटलिज्म था, वो एंटी कम्युनिज्म थे। और वो जंग इस वजह से हो रही थी। दूसरी कोरिया में, साउथ कोरिया में, वहां पे भी वही मसला था कि वो प्रो डेमोक्रेसी थे। अमेरिका उनकी हेल्प कैसे ना करे? ये ऐसे है, मुझे आप नाम से मुसलमान लग रहे हो, आपके पास ताकत है, आप इसे कोई सुपर पावर है, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में चले जाए। अफ्रीका में एक जंग होती है, वहां पर नॉर्थ के एक लोग क्रिश्चियन है और एक लोग मुसलमान है। आप लोगों के वर्ल्ड व्यू के हिसाब से मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, वो कहेंगे क्रिश्चियनों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी फौजें मुसलमानों के हक में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? जो स्लीपी जंगे थी, वो जंगे भी यही वजह थी। तो उसी तरह जहां पर भी डेमोक्रेसी की बात आती है, वहां पर अमेरिका को अपनी फौजें भेजनी पड़ती हैं। ये अमेरिका की आइडियोलॉजिकल मजबूरी है। जिसकी भी आप एग्जाम, अब आप अफगानिस्तान का किस्सा हो रहा है। अफगानिस्तान, उन्होंने 2 बिल्डिंगें उनकी गिराई और वो अफगानिस्तान में आकर छुप के बैठ गए। इसके ऊपर दुनिया का कोई भी मुल्क यही करता। आपको लगता है कि चाइना ने ऐसा नहीं करना था? आपको लगता है किसी और मुल्क ने, अगर चाइना में ताकत होती तो हर वो मुल्क ये काम करना था? इराक की बात आप कह सकते हैं कि एक गंदी मिसकैलकुलेशन थी जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और बड़ी जलालत हुई। बाकी ये जितने भी मुल्क हैं, लिबिया का इल्जाम डाल देते हैं। भाई अरब स्प्रिंग हुआ है, लोग खुद डिक्टेटरों के खिलाफ खड़े हुए हैं। तहरीर स्क्वायर पे लोग खुद निकले हैं। तुनीजिया में लोग खुद निकले हैं। सीरिया में बशर अल असाद के खिलाफ लोग खुद निकल रहे हैं। अब वहां पर अमेरिका जो एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि इल्यूजन ये दिया गया कि हम प्रो डेमोक्रेसी हैं, तो अमेरिका कैसे ना उनकी मदद करता। और ये जो अलेप्पो में, आपको पता है रूस ने कितने धमाके फौजी हमले किए? ये अलेप्पो में सैकड़ों की तादाद में बॉम्बिंग करके इन्होंने, रूस ने बंदे मारे। ये आपको इसका समझना पड़ेगा कि अमेरिका को की मजबूरी है कि, मैं फिर आपको बता रहा हूं, किसी भी मुल्क में जहां पर डेमोक्रेसी है, अमेरिका वहां पे नहीं जा सकता। वो जा ही नहीं सकता क्योंकि आइडियोलॉजिकली नहीं वहां पे जा सकता। हाँ, ठीक है, ये बात तो ठीक है, मगर मेरा एक बात ये भी तो सुन लो सर। अगर आप, ठीक है, रसिया गलत है, पुतिन भी गलत है, मगर उसकी बात देखो, उसने 2 महीने तक रोके रखा, डिप्लोमेसी की कोशिश की कि इसको सॉल्व किया जाए। उसका सिर्फ बेसिक डिमांड था कि यूएस जो है वो लिखित रूप में मुझे ये दे दे कि मैं कभी भी, मतलब कि नेटो का पार्ट नहीं बनने दूंगा यूक्रेन को, अच्छा, और अब यूक्रेन को। मैं जवाब दे देता ठीक। हूं। मैं इसका जवाब दे देता हूं। हाँ। यूक्रेन एक डेमोक्रेसी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने
वोट ही इस बात पे लिया था कि मैं अपने यूरोप से रवाबत जो है अच्छे कायम करूंगा। कितने मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या, क्यों? पुतिन बाप लगता है यूक्रेन का। अगर वो कहते हैं हमने मगरिब से ताल्लुकात अच्छे करते हैं, हमने नेटो का हिस्सा बनना, और उन्होंने बनाया भी नहीं अभी। अमेरिका ने, और या अमेरिका या नेटो का बाप, उसने अभी बनाया भी नहीं उसको। अगर इतना ही मसला था तो वो बना देता, लेकिन वो ये नहीं कह सकता। वो कैसे कह सकता है कि यूक्रेन के लोग अगर चाहते हैं कि वो नेटो का हिस्सा बने या यूरोप का हिस्सा बने, तो पुतिन बाप लगता है, एक बुली है, एक डिक्टेटर है। आप डिक्टेटर से डर के क्या कहेंगे, हाँ भी ठीक है, जो आप माई बाप जो आप कहते हो हम करने के लिए तैयार है। नजरियाती तौर पे ये हो ही नहीं सकता। ये बात फिर अमेरिका पे लागू नहीं होती है कि अफगानिस्तान में वो लोग कैसा रेजिम चाहते हैं, किसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान लोगों पे छोड़ दे। अमेरिका क्यों इंटरफेयर हाँ, करता है फिर नहीं इतना नहीं भी? नहीं नहीं नहीं, तो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया ना अमेरिका ने। क्या तालिबान तो जो आए रशिया हैं, भी। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, गलत गलत हो गया, आप समझे नहीं सही। क्या तालिबान, अफगानिस्तान के लोग, आप कह सकते हैं कि सारे अफगानिस्तान के लोग तालिबान को वापस लाना चाहते थे? हम ये बात नहीं कह नहीं। सकते। इसका एक ही तरीका है, हो सकता है कि चाहते हो, लेकिन इसका तरीका एक ही है, वो है इलेक्शनों के थ्रू, वो है डेमोक्रेसी के थ्रू। और यही वजह है कि डेमोक्रेसी में उन्होंने इनको ये भी ऑफर लगाई थी कि आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लड़ने, क्योंकि उन्हें पता था नहीं, कोई नहीं इनको सपोर्ट करेगा। तालिबान ने हाँ। आते उन्होंने ताकत से उन्होंने लिया। यूएन का इंटरनेशनल जो लॉ है वो ये कि ताकत से आप बॉर्डर्स नहीं बदल सकते, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है। इसीलिए पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान फर्ज करें हमला करता है इंडिया पे, वैसे हमारी इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं, जो हमने कोशिश भी की थी कि कश्मीर को अपना हिस्सा बना ले, उसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, बिकॉज बाय पावर आप किसी भी कंट्री से उसका हिस्सा नहीं छीन सकते। यही वजह है कि जो ईस्टर्न पार्ट में जो डिस्प्यूट भी है, इसके सर्वे भी हुए थे कि मेरे ख्याल 26% के करीब यूक्रेन की पॉपुलेशन है जो कि रशियन स्पीकिंग है, जो कि सिंपैथेटिक टुवर्ड्स रशिया है। मान लिया कि वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप फौजें डाल के उससे उठा लें, क्योंकि यूएनओ का मकसद ही ये था कि जो कमजोर छोटे मुल्क हैं उनके ऊपर एक बड़ा डिक्टेटर आके हमला नहीं कर सकता, ध्वंस नहीं जमा सकता। आप अब यहां भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई, क्या अमेरिका ने जब इराक के ऊपर हमला किया था तो क्या यूएनओ ने उसको अप्रूव किया था? नहीं किया था, वो अमेरिका ने बदमाशी की थी। इसीलिए इराक वॉर को कोई जस्टिफाई नहीं करता, इराक वॉर को कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान को जस्टिफाई किया जाता है क्योंकि वहां पे एक टेररिस्ट हमला हुआ। उसके अलावा मुझे और कोई जंग बताएं। ये बात करते हैं लिबिया की, सीरिया की, वहां पे कौन सी अमेरिकन फौजें गई हैं? वहां के अपने लोग अच्छा खड़े तो हुए, सुनो। आप कितने मुसलमान खड़े हुए उनके खिलाफ? अच्छा ये तो सुनो, ठीक है, आप कहते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए जाता है जहाँ भी जाता है, तो रशिया का भी एक अपना मतलब एक अपना सोच है। आप उसको गलत भी करो तो वो भी तो उसके लिए जाएगा कि हम भी वो भी चाहेगा कि सब जगह कम्युनिज्म फैल जाए, वो हाँ भी सही कह रहे डेमोक्रेसी हैं के आप। हाँ नहीं चाहेगा। हाँ, नहीं वो सही कह रहे हैं। हाँ, वो बात आपकी, ये मैंने शुरू में भी कहा था कि हर जो वर्ल्ड व्यू है, दो तरह के वर्ल्ड व्यू है, एक डेमोक्रेसी है और एक अथॉरिटेरियनिज्म है। यानी स्ट्रॉन्ग मैन, मैं हूं बादशाह, आगे किसी की कोई औकात नहीं। जो डूमा है, रशियन डूमा, जो जिसको पार्लियामेंट है, जो आपने देखा होगा, किसी की कोई नहीं बात चलती, सबको लाइन में खड़ा करके उनके पेशाब निकल जाते हैं उनके पुतिन के सामने। ये और एक वो वर्ल्ड व्यू है। मेरा तो सवाल उन लोगों से है, मुझे तो हैरत इस बात से होती है जो डेमोक्रेसी के मजे चखते हैं, जिनको डेमोक्रेसी का मजा है। मुझे मजा है, मैं डेमोक्रेसी का आशिक इसलिए हूं क्योंकि मैं ब्राउन स्किन वाला, ऑस्ट्रेलिया में रह के, यहां पे मैं पैदा भी नहीं हुआ, मैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जो मर्जी गाली दे दूं, जो मर्जी उसके खिलाफ बोल दूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा आके। इसलिए क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी की वैल्यू का पता है। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं कि आपके सामने एक जगह पे डेमोक्रेसी है और एक जगह पे मैड डिक्टेटर, आप किसको चूज कर, फिर आप क्यों चूज कर रहे हैं मैड डिक्टेटर को? ठीक है, उसका नजरिया यही है कि हाँ भी सारी दुनिया में हमारा कब्जा हो, तो बादशाह भी चाहते थे, बादशाहों का भी यही काम होता था, वो उस पर भी कब्जा कर लूं, उस पर भी कब्जा कर लूं, मैं अब तख्त पे बैठ जाऊं। लेकिन सवाल तो मैं ये आगे रख रहा हूं, मैं डिबेट तो ये कर रहा हूं कि क्या आप डेमोक्रेसी की साइड पे हैं या मैड डिक्टेटर की साइड पे हैं? दैट्स माय पॉइंट। वो आप अपने तौर पे कर लें, ये ना करें, इसका फैसला इस बात पे ना करें कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम गिरा दिए तो अमेरिका ने सीरिया में उनकी रेबल्स की मदद कर दी। दैट्स अ सेपरेट इशू। अमेरिका ने आज तक कभी किसी डेमोक्रेसी के ऊपर हमला नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो आप डेमोक्रेसी के साथ आप अपने ऊपर लागू करें। मैं हैरान हूं, इतने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, कोई इंग्लैंड में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पुतिन को बाप बना के बैठे हुए।
मेरा दिल करता है उनको उठा के सीधा ना उधर फेंक दूं कि जाओ भाई उधर रहो। तो रहते डेमोक्रेसी में हो, पर वो मजे डेमोक्रेसी के लेते हो, मजे डेमोक्रेसी के वो लेते मैं हो बताऊं, और नफरत डेमोक्रेसी से करते हो। नहीं वो मैं सिर्फ बताऊं अमेरिका की क्यों नफरत है वो जी। पुतिन, हाँ नहीं नहीं वो मैं बताऊं क्यों करते हैं। क्योंकि सर देखो यूएसए को थोड़ा सा उसके वजह से हेट इस वजह से करते हैं कि उनको ये लगता है कि यूएसए हर कंट्री में उसके लोकल इशू पे इंटरफेयर करता है, पुलिस बनना चाहता है कि इस तरीके से तुम करो, इस तरीके से तुम चलो, इस तरीके से तुम करो। अवेयर था अमेरिका को मैं बताता हूं, पुतिन। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं। अमेरिका की तरफ आपसे कोई मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? आपका आइडियोलॉजिकल, आपको पता है मुगलों ने जब गोरे आ रहे थे तो मुगलों ने ऑटोमन एम्पायर से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा चलो भागो, जैसे तुम काले मुसलमान भागो यहां से, हमने तुम्हें लिफ्ट नहीं करानी। हालांकि हमारी इकोनॉमी इंडिया में मुगलों की, हमारी नहीं मुगलों की इकोनॉमी उस वक्त दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। तो आइडियोलॉजिकली ऑटोमन्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन ऑटोमन एम्पायर खुद बड़ा वीक था उस वक्त। जब अमेरिका से लोग मदद मांगते हैं तो अब देखिए अमेरिका यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांगी ना कि आओ हमारे लिए लड़ो। अमेरिका को पता है कि रशिया से नहीं लड़ सकते, तीसरी जंग अजीम हो सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो अमेरिका नहीं गया। अगर चला जाता तब आप लोगों ने कहा था देखो हर जगह टांग घुसा देता। अब नहीं गया तो कितना बड़ा जुल्म हो गया। तो जब अमेरिका से लोग हेल्प मांगते हैं तो उनको हेल्प के लिए अमेरिका को भेजना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब सीरिया में जो बागी लड़ रहे थे एक मैड डिक्टेटर बशर अल असद से, तो वो अमेरिका से सपोर्ट मांग रहे थे। अमेरिका की मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि डिक्टेटर के खिलाफ अगर आप मर रहे हो, वो ऊपर से जहाज से बशर अल असद जहाजों से उनके ऊपर बम गिरा रहा है, सिर्फ उनके हाथों में क्लाशनकोफ है वो भी उड़ी हुई है, तो अमेरिका का फर्ज बन जाता है कि उनको वेपन दे। आप ये डिबेट कर सकते हैं कि चलो भाई ना करो, फिर मरने दो उनको, यानी मरने देते बागी अच्छा वहां सर, पे दहशत लूटो आप। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपके मुताबिक अमेरिका सऊदी अरेबिया में इंटरफेयर क्यों नहीं करता? क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब इज नॉट अ थ्रेट टू द वेस्ट। एक डिक्टेटरशिप है। और लेकिन आपको यह भी बता दें कि अमेरिका सऊदी अरब का कभी भी आइडियोलॉजिकल एलाय नहीं है। अमेरिका उसी को सपोर्ट करेगा जहां पर उसके इंटरेस्ट को खतरा नहीं है। हां, अगर सऊदी अरब एक डिक्टेटरशिप है, ये सिनारियो में आपको देता हूं, सऊदी अरब एक डिक्टेटरशिप है, ठीक है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ शरारतें कर देता, अमेरिका के इंटरेस्ट को इधर उधर तोड़ने लग जाता, तब अमेरिका एक मिनट नहीं लगाएगा इसकी झंडी उड़ाने के लिए, मक्के के ऊपर बम गिरा देगा। लेकिन अगर सऊदी अरब डेमोक्रेसी है और फिर अमेरिका से पंगे लेता, तो अमेरिका का बाप भी नहीं उसके ऊपर हमला कर सकता। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है। अमेरिका हर डिक्टेटरशिप के खिलाफ नहीं लड़ता, लेकिन जब डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी की बात आती है तो अमेरिका ऑलवेज सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, ऑलवेज सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ये लोगों को समझ नहीं आती इस बात की। तो चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।